टाइम जब आप कर रहे हैं तो 2 मिनट अच्छे से करना है, ये नहीं कि बस आपने जल्दी जल्दी किया और ख़त्म कर दिया। तो इसीलिए कोई भी प्रॉपर सारी चीज़ें फॉलो नहीं करता, तो जब आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो फिर डॉक्टर साहब आप कुछ टेक्निकलिटीज़ पे बात कर लेते हैं, चलिए हम इस पर भी बात करेंगे। सवाल बहुत सारे हैं कि अगर रूट कैनाल की हम बात करें या हम बात करें कि घर पे ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको इस्तेमाल करके आप अपने मुंह से ये जो स्मेल आती है या जो दांत ख़राब होते हैं उसको बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि आप इलायची खाएं, तो ये बहुत सारी घर के टोटके हैं। लेकिन चले कहा जाता है कि अगर कैविटीज़ हो जाती हैं, ये दांत ख़राब हो जाते हैं, तो फिर वो एक दांत से दूसरे दांत में ट्रांसफ़र होते हैं, आपके रूट्स के जरिए ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये जो रूट कैनाल और बाकी सारे प्रोसीजर्स है, किस तरह से आप एक अगर दांत ख़राब है तो उसको किसी दूसरे तक रोक सकते हैं? ठीक है, अच्छा जहाँ तक अभी क्लीनिंग की बात हो रही थी उस पर मैं एक चीज़ और ऐड करती रहूँ, ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग में ये होता है कि कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, उससे आप अच्छी तरह दिन में 20-25 मिनट्स एक दफ़ा रिंस करें, वो ऑयल मुंह में डाल के उसे अच्छी तरह रिंस करें। अच्छा। उससे ये कैविटी लगने के चांसेस, कैलकुलस लगने के चांसेस ये कम हो जाते हैं। प्लस दूसरा आपने ये बताया कि जो कैविटी हो गई है उसको ये है कि जब भी आपको अगर स्टार्ट हुआ है कैविटी लगना तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएँ और डेंटिस्ट से वहीं पर इनिशियल स्टेज पर करवा लें। इसका क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ही कैविटी बढ़ती जाएगी उतना एक्सपेंसिव भी होता जाएगा, उतना पेनफुल भी होता जाएगा प्रोसीजर। दूसरा अगर आप होम रेमेडीज़ की बात करते हैं तो होम रेमेडीज़ में ये है कि अगर आपको किसी के दांत में दर्द है और कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप करके दांत का काम उस वक्त कम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने रात को सोना है तो अपना तकिया ऊंचा रखें, अपना सर ऊंचा रखें। सर ऊंचा रखने से ये होगा कि प्रेशर नहीं जाएगा। अच्छा। तो आपको पेन कम होगा। प्लस उस दिन आप खाना थोड़ा कम खाएं। अच्छा। कम खाना खाने से कम मेटाबॉलिज्म होने से कम पेन होगा। प्लस आप लौंग रख सकते हैं। रात का या दिन का? जी, रात को रखने हैं, दिन को रखना है हरमीत पाजी? जब भी आपको पेन है, रात का या दिन का ज्यादा कम जब भी आपको पेन हो और आप उस वक्त फॉरेन डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते तो ये रेमेडीज है सिर्फ आपको टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए। ये मैंने बहुत किया हुआ, ये जो लौंग रखने वाला है ना, ये मेरे ख्याल से जो स्क्रीन के उस तरफ हमें लोग देख रहे हैं ना, घर के हर माँ हर बच्चे को पता है कि दांत लौंग इलायची की बड़ी डिमांड है वैसे। मुझे ये उम्मीद थी आपसे कि ऐसी सवाल ही करेंगे। और उसके लिए आप एक शुगर फ्री, अगर हर वक्त आपको स्मेल का इशू तो शुगर फ्री च्युइंगम खाने से भी ये होता है कि एक तो आपका सलाइवा ज्यादा प्रोड्यूस होता है, कैविटीज नहीं लगती, प्लस स्मेल का इशू भी नहीं होता। अच्छा एक और चीज अब हम बात कर लेते हैं ट्रेंड्स की। वैसे एक और चीज जो मेरे ख्याल में सोहा आपने भी देखा होगा, ब्लीडिंग का बहुत सारे लोग जो है वो ब्रश करते हैं, गम से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। ये बहुत सारे लोगों के साथ, और बहुत सारे लोगों की गम्स जो है वो कहीं ना कहीं फटना शुरू हो जाते हैं। इसकी क्या वजूहात होती है, कौन सी गलती होती है, या गम से ब्लीडिंग आने ये आगे जाके क्या अलार्मिंग सिचुएशन जो है हो सकती है? ठीक है, अच्छा वैसे तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन रीज़न है जो हम डेली बेसिस पे देखते हैं वो है कैलकुलस और प्लाक डिपॉजिट। मींस जब आप खाना खा के सही टेक्निक से ब्रश नहीं करते या ब्रश करते ही नहीं है तो खाने के छोटे छोटे जर्रे दांतों और मसूड़ों के दरमियान में जमना शुरू हो जाते हैं। एक काफ़ी लंबे अरसे तक, जब वो पहले सॉफ्ट होते हैं तो उन्हें प्लाक कहते हैं, जब वो काफ़ी लंबे अरसे तक वहाँ पे जमना शुरू हो जाते हैं तो उसे कैलकुलस कहते हैं, हार्ड लेयर, वो पत्थर की तरह हार्ड लेयर बन जाता है। उससे क्या होता है कि आपके मसूड़े और दांत जिन्होंने मसूड़े और हड्डी जिन्होंने दांतों को ग्रिप दी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स, सेंसिटिविटी, पेन, ये सारा सिम्टम्स है। उसके लिए ये बहुत बड़ी मिथ है कि स्केलिंग नहीं करवानी चाहिए। ये मेरा अगला सवाल था आपसे, लेकिन चलिए आपने खुद इसका जवाब दे दिया। ट्रेंड है ना, देखिए स्केलिंग कराएं, अच्छा फिर पॉलिशिंग कराएं, जाए ना व्हाइटनिंग भी कराएं। ये 2-3 चीजें जो कराने के लिए कहते हैं कि दांत उसके बाद क्या जबरदस्त आपके व्हाइट हो जाएंगे, तो ये क्या करानी चाहिए, नहीं अच्छा चाहिए? तो स्केलिंग का ये है कि वैसे तो 6 to 8 मंथ्स के बाद रिकमेंडेड है इफ़ नीडेड। अच्छा दूसरा ये है कि लोगों का, अगर आपने प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से नहीं कर रहे, कैलकुलस है, समटाइम्स ऊपर मसूड़ों के ऊपर नज़र नहीं आता, सब जिंजिवल होता है, नीचे मसूड़ों के नीचे भी कैलकुलस होता है। तो स्केलिंग करवाने से क्या होता है, ना आपके दांत डैमेज होते हैं ना आपके गम्स डैमेज होते हैं, वो जो पत्थर नुमा कैलकुलस है वो निकल जाता है। प्लस कुछ लोगों को समटाइम फॉरेन सेंसिटिविटी एंड पेन होता है, उसका ये होता है कि वो जब मसूड़े अपनी जगह पे आते हैं ना 1 हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। आपको जो आपके डेंटिस्ट ने रिकमेंड किए चीज़ें, पेस्ट, माउथ वॉश, वार्म सलाइन रिंजेस, वो सब कुछ आप करें और एक टाइम के बाद 10 दिन के बाद तकरीबन जब गम्स हील होना शुरू हो जाएंगे तो फिर वो ठीक हो जाएगा। और अगर आप नहीं करवाते, विद पैसेज ऑफ टाइम आपकी बोन नीचे जा रही है, आपके गम्स नीचे जा रहे हैं, आपके दांत हिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा अब कुछ फैशन की बात भी कर लेते हैं। जब डॉक्टर साहिबा मेरे पास आई ना, तो डॉक्टर साहिबा ने ना दांत के अंदर एक छोटा सा स्टोन लगाया हुआ है, बहुत क्यूट लग रहा है। खैर आपको तो शायद इतना नज़र नहीं आ रहा होगा, हरमीत पाजी या मेरे व्यूवर्स भी, लेकिन चूंकि मैं इनके सामने बैठी हूँ तो अब इस तरह के फैशन भी बहुत ज़्यादा इन है, चूँकि आपको सारी चीज़ों को कीप इन माइंड रख के ये फैशन करना चाहिए ना, कि दांत है, सेंसिटिव चीज़ है, आपने बड़ा ख्याल रखना है। तो इस तरह के अब कौन कौन से ट्रेंड्स है जो कि मार्केट में मौजूद है और कौन से आपको करने चाहिए और कौन से आपको नहीं करने चाहिए? ठीक है, अच्छा इसमें ये कि डेंटल ज्वेलरी, ये बिल्कुल एक छोटा सा पर्ल, नग या फिर आप
आप गोल्ड में भी लगवा सकते हैं, लेकिन ये दांत के बिल्कुल नीचे एज पे लगता है, इसमें कोई ड्रिलिंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, जस्ट फिलिंग जो होती है हमारी कंपोजिटिक लेजर फिलिंग, उससे हम इसको लगा देते हैं। और ये कि इसमें आपने ब्रश से अच्छी तरह ऊपर नीचे उसका क्लीन कर लें तो उसका कोई नुकसान नहीं है। और जो सोने का दांत लगाते हैं वो अब नहीं लगाते, वो अब खत्म कर दिया हुआ है। नुकसान क्या है? उसके नुकसानात सबसे ज्यादा यही थे कि किसी की जान को खतरा होता था, लोगों को ये चीज होती थी बहुत ज्यादा सोना है आपके मुंह कि में, वो एग्जैक्टली exist इस कर वजह रहा से है। इस चीज को अब खत्म कर दिया। प्लस उसके अलावा कैविटी उससे अच्छा, ज़्यादा लगने के chances। अकल दाढ़ जिसको अकल है वो भी, जिसको अकल नहीं है वो भी। अभी जो अकल दाढ़ वाली मिथ है ना, ये हमारे बड़े इसके बारे में कुछ और ही बताते हैं, और जब अकल दाढ़ निकल रही होती है उस वक्त इंसान जिस तकलीफ और अजियत में होता है ना, आप क्या समझती हैं कि डॉक्टर जो डेंटिस्ट है वो हमारे क्या यहाँ ना उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? गाँव में कहते हैं कुत्ते वाला दांत निकल आ रहा है, और वो बड़ा तकलीफ देता है बंदे का ना, ऐसे डॉक्टर को भी बोला जाता है। डॉक्टर साहब एक और चीज़ जो आपने देखा है, जाहिर बात है मसाइल बहुत है, दांतों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे लोग बेचारे लगता है कि वो हंस रहे हैं लेकिन वो हंसते नहीं हैं, दांत ऐसे होते हैं। तो उसके लिए क्या तरीकाकार होता है? वो 2 दांत बाहर जाकर निकल आए तो फिर कट करते हैं? ठीक है। अच्छा, पहले मैं विजडम टूथ का बता दूं। जो अकल दाढ़ है, अकल दाढ़ का ये है कि वो समटाइम्स एकदम आ जाती है, जॉ का साइज छोटा होता है, ठीक है, तो विजडम की अब ज़रूरत नहीं है। वो जी, जी। पहले होती थी जब लोग कच्चा गोश्त खाते थे, तो अब नहीं ज़रूरत उसकी। तो इट्स जस्ट लाइक अपेंडिक्स, अगर ये आपको इरिटेट नहीं कर रही, सही जगह पे है, तो आपको इसको एक्सट्रैक्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये आपको इरिटेट कर रही है या इस पर इन्फेक्शन है तो ये साथ वाले दांत को भी ख़राब हाँ, करेगा। बिल्कुल ठीक। तो फिर इसका ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि इसको आप टाइमली रिमूव करवा लें, क्योंकि इस इधर तक इंस्ट्रूमेंट्स की एक्सेस भी नहीं होती, जी। इसलिए इसका बेटर ये है कि आप इसको रिमूव करवा लें। प्लस दूसरा आपने बताया कि गमी स्माइल, मतलब जिन लोगों के दांत ज्यादा नजर आते हैं, हाँ, ये बिल्कुल, कहना बिल्कुल, चाह रहे हैं हाँ। एग्जैक्टली। उनके 2 दांत खरगोश जैसे आगे होते हैं ना, वो बेचारे बड़े परेशान अच्छा होते हैं। अच्छा, ये 2 डिफरेंट चीजें। एक ये है कि दांत का पोर्शन ज्यादा नजर आता है और मसूड़े कम नजर आते हैं। गमी स्माइल उसका ये होता है कि वो सर्जरी के थ्रू गम्स को वहां पे किया जाता है, ठीक है। प्लस दूसरी अच्छा। चीज जो आप कह रहे हैं कि जी खरगोश की तादाद नजर आते हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े दांत होना, तो उसके लिए ये है कि पहले सिर्फ था ब्रेसेस, मेटालिक ब्रेसेस लगते थे, तारे जिन्हें कहते हैं। अब ये है कि उसमें मॉडिफाइड चीज़ें भी आ गई हैं, सेरेमिक ब्रेसेस भी आ गए हैं जिसमें ट्रांसपेरेंट वो ब्रैकेट्स लग जाती हैं, दांतों पे नज़र नहीं आती, सिर्फ वायर नज़र आती है। थर्ड चीज़ है अलाइनर्स, जी। ट्रांसपेरेंट प्लेट्स होती हैं जिन्हें आपने दिन में 20 से 22 घंटे पहनना होता है, और वो नज़र भी नहीं आती और वो उतना पेनफुल भी नहीं है। अच्छा, तो लास्ट उससे- बट नॉट द लीस्ट मैं चाहती हूँ कि आप इसी के अंदर शामिल कर लें इसको भी। आखिरी सवाल ये कि ब्रेसेस जब अब लगाने की बात आप करते हो ना, तो अक्सर औकात ये कहा जाता है, ये डेंटिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि आपके अगर बच्चे के दांत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आगे पीछे या अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो बचपन में ही लगा देना चाहिए, जब तक वो बड़ा हो या बड़ी हो तो उसके दांत जो है वो शेप में आ जाए। क्या एज होती है ब्रेसेस लगाने की अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा आगे पीछे हैं, ठीक है, अलाइनमेंट ख़राब है? 12 से 14 साल। उसमें ये होता है कि जो है परमानेंट डेंटिशन आ रही होती है, मिक्स डेंटिशन होती है ऑलमोस्ट, उस टाइम दांत मूव इजीली कर सकते हैं, बाद में भी आप लगा सकते हैं, बट ब्रेसेस की एज लिमिटेशन है, क्योंकि लेकिन उसकी अलाइनर्स की एज लिमिटेशन नहीं है। अगर आपने, सबसे बेस्ट है कि 12 से 16 साल में लगवा लें। अगर किसी वजह best से आप time रह ये है। गए हैं तो फिर बाद में, और आपकी एज ज़्यादा है, तो बेस्ट है कि आप अलाइनर्स की तरफ शिफ्ट हो। मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिरा फॉर बीइंग हियर, और बातें कर ली, और मेरे ख्याल से हमने आपके सारे सवाल जो है उसको, ओबियसली वो आपका नहीं हमारा भी मसला है, तो हमने वो सारे सवाल करने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम बातों का जवाब जो है वो आपको मिल गया होगा। तो एहतियात करें, ब्रश ठीक तरीके से करें, और खाना खाने के बाद करना है, खाना खाने से पहले नहीं करना। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।